जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग देखने वाले हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 17। आज के टॉपिक में हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 17 को देखने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज का टॉपिक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें पूरे 30 प्रश्न पूछा जाता है। जो आपकी परीक्षा के लिए ये 30 प्रश्न आपके लिए रामबाण हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्नों को। चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों को समक्ष बनाने के लिए शिक्षिका को या शिक्षक को क्या करना चाहिए। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों के समक्ष या शिक्षार्थियों को समक्ष बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि जो शिक्षार्थी होता है उसके चिंतन में, ठीक है, उसके चिंतन में जो अवधारणात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है, उसको अगर लाना है, उसमें अगर सुधार करना है, उसको अगर समक्ष बनाना है, तो उसमें एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को उसमें कैसा हेल्प करना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन है, उन बच्चों को पुरस्कार देना चाहिए जिन्होंने अपने चिंतन में परिवर्तन किया है। देखिए पुरस्कार वाला ये नेगेटिव हो जाएगा। दूसरा है, बच्चों को स्वयं चिंतन करने के लिए, इसमें क्या हो जाएगा, करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए कि वे शिक्षिका को सुने और उसका अनुपालन करें। देखिए बच्चे को आप हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हतोत्साहित कीजिएगा, उसको डांटिएगा, उसको मारिएगा, उसको ज़बरदस्ती कहिएगा कि मेरी बात को सुनिए, तो ये सीटीपी में नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्याख्यान के रूप में व्याख्या प्रस्तुत करनी चाहिए। देखिए व्याख्यान के रूप में आप व्याख्या प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, ये भी नेगेटिव होता है। अब है क्या, ऑप्शन डी, अस्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी है। बस बच्चे को अस्पष्ट और बच्चे को सेटिस्फाइड कर सके वैसे आपको बताना है। बच्चे के पास क्लियर बातें रखनी है, बच्चे को समझाना है, बच्चे को बढ़िया से पुनर्बलन उसके अंदर पैदा करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसको थोड़ा सा इसमें नया है हम, चलिए अगला सवाल देखिए। दूसरा सवाल है, एक मिनट, दूसरा सवाल है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है। ठीक है, सवाल क्या है कि प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संदर्भ में सक्रियबद्धता का क्या अर्थ है। ऑप्शन है, आदि करना, प्रत्यास्मरण और सुनाना, या शिक्षक का अनुकरण और नकल करना, या जांच पड़ताल करना और प्रश्न पूछना और वाद विवाद, या फिर शिक्षक द्वारा दिए गए उत्तरों का नकल करना। देखिए इसमें 3 नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है। आदि करना, प्रत्यास्मरण करना और सुनाना ये नेगेटिव है। शिक्षक का अनुकरण करना, अनुकरण तो सीटीपी में इसका कोई स्थान नहीं है। जांच पड़ताल करना, प्रश्न पूछना और वाद विवाद, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, एक प्राथमिक विद्यालय के कक्षा में बच्चों को या शिक्षकों को हमेशा जांच पड़ताल करना है, ठीक है, प्रश्न पूछना है, वाद विवाद करना है, तभी वो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे आपस में तेज बनेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल, तीसरा नंबर सवाल है, कि बच्चे अब तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। सवाल को देखिए कि बच्चे सृजनशील कब होते हैं, बच्चे सृजनशील कब होते हैं। तो यहाँ कह रहा है जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। तो देखिए शिक्षक की डांट से बचने के लिए नहीं, शिक्षक की डांट से बचने के लिए वे गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। दूसरों के सामने अच्छा करने के दबाव में, तो बच्चे दबाव में लाकर बच्चे को आप बच्चे के अंदर सुधार नहीं कर सकते हैं। तीसरा है अपनी रुचि से, हाँ यही आंसर होगा, ठीक है, अपनी रुचि से। बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं जब बच्चे के अंदर एक रुचि जगता है, बच्चे के अंदर ये
रुचि होता है कि हमको ये काम सीखना है, ये काम कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी लेना है। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर सवाल हो गया। चौथा नंबर सवाल देखते हैं। चौथा नंबर सवाल, ये हो गया है। चौथा नंबर सवाल है कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होते हैं और इसे शिक्षक द्वारा डैश के रूप में देखा जाना चाहिए। ऑप्शन है परेशानी, समस्या, संसाधन या बाधा। देखिए सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि भारत जो है, ठीक है, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है। आपका झारखंड में अलग अलग ज़िले में, अलग अलग गांव में अलग तरह की भाषा, कहीं कुरमाली, कहीं संथाली, कहीं खोरठा, कहीं हिंदी, कहीं अंग्रेजी, कहीं बंगाली, कहीं आपका उराव भाषा, इस तरह का भाषा, कहीं कुड़ुक, कहीं नागपुरी बोला जाता है। तो सब तरह का भारत में भाषा है। ठीक है, तो उसमें क्या एक शिक्षक को परेशानी समझना चाहिए? नहीं, ये नहीं होगा। एक शिक्षक को समस्या समझना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं होगा। बाधा भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसाधन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? संसाधन। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए। 5 नंबर सवाल है कि शिक्षार्थियों द्वारा दी गई गलतियां और त्रुटियां कैसे निपटाना चाहिए या क्या करना चाहिए। शिक्षार्थी जो गलती करते हैं, जो त्रुटि बनाते हैं, उसके प्रति एक शिक्षक का क्या विचार होना चाहिए। तो देखिए एक शिक्षक का विचार होना चाहिए, कठोरता से निपटाई जानी चाहिए? नहीं, कठोरता से नहीं निपटाना चाहिए। उनके चिंतन और शिक्षार्थियों की असफलता से सूचक है? ये भी नहीं है, असफलता का सूचक नहीं है। ठीक है, उसके चिंतन को समझने के अवसर रूप में देखनी जानी चाहिए। यही होगा, सॉरी यही आंसर हो जाएगा। इसको मिटा देता हूँ, यही आंसर हो जाएगा कि उसके चिंतन, उसका एक मिनट, उसके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। बच्चे जो गलतियां करते हैं, जो त्रुटियां करते हैं, ठीक है, उसमें वो क्या सोचते हैं, बच्चे किस तरह सोचते हैं, बच्चों में कैसे सुधार हो सकता है, उसको देखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल देखिए। 6 नंबर सवाल है कि डैश के विचार से बच्चे संक्रियात्मक ज्ञान निर्माण तथा उन्हें वैज्ञानिक हैं। यहाँ पे सवाल थोड़ा सा कुछ अटपटा सा है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माण करता तथा उन्हें वैज्ञानिक माना गया है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ऑप्शन है स्किनर ने कहा है, या पेवलोव ने कहा है, या युंग ने कहा है, या पियाजे ने कहा है, किसने कहा है? बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता या एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है, ये बात किसने कहा है? तो देखिए ये बात आपका कहा है पियाजे ने। किसने कहा है? पियाजे ने। ठीक है, ये बात पियाजे ने कहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है, एक मिनट, अगला सवाल है कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, नहीं। बच्चों को शिक्षा का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, नहीं। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, यही हो जाएगा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र जो है, इसमें क्या होता है कि बच्चे ही सर्वोपरि होते हैं। ठीक है, बच्चों को महत्व देना होगा, बच्चों के बारे में ही सोचना होगा। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए, सॉरी 8 नंबर सवाल। 8 नंबर है कि एक जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है कि? इसको मिटा देते हैं, रुकिए। हाँ, सवाल एक बार फिर से देख लेते हैं। सवाल है कि जटिल परिस्थिति को संसाधित करने में शिक्षक बच्चों की सहायता कर सकता है, कैसे? आपके सामने एक जटिल परिस्थिति आ गया है, ठीक है, तो उसमें आप बच्चे की सहायता कैसे कीजिएगा? तो एकदम इजी है। क्या होगा? कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद उनका निर्देश लिखकर, ठीक है, यानी बच्चे के सामने जो परिस्थिति है, बच्चे को जो कार्य दिया जाता है उसको छोटे हिस्सों में बांट देना है और उसके बारे में शिक्षकों को निर्देश देना है, उसके बारे में सहायता करना है, बच्चों के पास जाके उनको बताना है कि ये ऐसे होगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नौवां नंबर सवाल देखिए। 9वां नंबर सवाल है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है
कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देंगे जिस रूप में उन्होंने उसे ग्रहण किया है। तो क्या यह अच्छा है क्योंकि यह शिक्षक के लिए आकलन में सरल है? नहीं। ठीक है, एक प्रभावी आकलन उक्ति है? नहीं। समस्यात्मक हो जाएगा। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करते हैं और ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित नहीं कर सकते। ठीक है, आप मान लीजिए कोई विषय पढ़ाते हैं, विज्ञान, मैथ, इंग्लिश, कुछ भी पढ़ाए, और उसके बारे में आप बच्चे को बोलिए कि मैंने जैसे बताया वैसे ही आपको बताना है, तो क्या बच्चे बता पाएंगे? वे नहीं बता पाएंगे। आप जो बताए उसमें जो बच्चा सीखा, उससे जो अनुभव बच्चे को हुआ, उस अनुभव को वो बच्चा व्यक्त करेगा। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल। अगला एक मिनट। अगला है कि जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके सीखने का चक्र कैसे होगा? बेहतर होता है या स्थिर रहता है या अनंत होता है या समान रहता है? अब देखिए, आप किसी बच्चे को, किसी से स्टूडेंट को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दीजिएगा तो उनका जो सीखने का चक्र होगा और ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेहतर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल कि विकास की गति का व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। विकास की गति, ठीक है, विकास की गति अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग होती है, लेकिन ये जो इसमें थोड़ा सा ये जो एक दूसरे से भिन्न होती है, लेकिन किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो देखिए, विकास की गति जब भी होती है क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से होती है। ठीक है, विकास क्रमबद्ध होती है और व्यवस्थित रूप से होती है, तभी आदमी विकसित हो पाता है। ठीक है, यह इसका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, अगर आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो मैथ के लिए भी क्लास होगी, आज से या कल से हो सकता है क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और एक बहुत ही अच्छे शिक्षक मैथ आपको पढ़ाएंगे, मैं उन शिक्षक से आपको ज़रूर मिलवाऊंगा। तो सवाल है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो देखिए, ऑप्शन है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, यही हो जाएगा ऑप्शन बी। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ जो होता है, जो समाज में होता है, जो संस्कृति से सीखते हैं, वही विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल देखिए, मैं डायरेक्ट आंसर बताते जाऊंगा कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मदाता विशेषताओं के कारण? देखिए, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों आंसर नहीं हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनोन्य क्रिया के कारण। ठीक है, जिस तरह का आपका वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम से जो मिलता है, जो वातावरण से मिलता है, उसी से होगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि बच्चे के समाजीकरण में परिवार डैश भूमिका निभाता है। तो देखिए, परिवार जो है बच्चे का एक प्रमुख पाठशाला और प्रमुख आगे बढ़ने का, विकास विकसित होने का एक प्रमुख द्वार है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, मुख्य हो जाएगा। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की एक मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, चलिए अगला है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस चैनल पर आज या कल से मैथ की भी क्लास स्टार्ट होगी और बहुत ही होनहार और बहुत ही ट्रेंड शिक्षक आपको मैथ पढ़ाएंगे। तो मैं उनसे आपको मिलवाना चाहता हूं, तो एक बार आइएगा सर। एक बार आप अपना परिचय दीजिएगा। जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा ये टेट हो, किसी प्रकार का आते हैं, तो उसमें हम लोग का मैथ एक बहुत ही बड़ी
महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा मैथ को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोग जानते हैं कि इसमें मैथ के बहुत सारे प्रश्न होते हैं और 100% यदि मैथ के प्रश्न आप लोग को जानकारी लेना है और सॉल्यूशन करना है तो हमारे साथ जुड़े, ये चुनो सर के साथ जैसे जुड़े हैं वैसे जुड़े। तो इसी प्रकार से आप लोग आगे पढ़ते रहें और 100% आप लोग को रिजल्ट चाहिए तो आप लोग ध्यान से पढ़ते रहें। हम आप लोग के साथ हैं। ये हमारे मेरा नाम विष्णु कुमार है और हम मैथ के स्पेशल मैथ के टीचर हैं। बाकी सर बताएंगे। तो मैथ के लिए टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज आपको क्लास मिलेगी। रोज़ आपके साथ विष्णु सर क्लास लेंगे, कभी रिकॉर्डेड कभी लाइव क्लास लेंगे। तो उनका क्लास ज़रूर देखिएगा। आज या कल से उनका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों पर। तो अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। सही मिलान वाला जोड़ा पूछ रहा है इसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सी टेट, MP टेट, UP टेट, आपका H टेट और उत्तराखंड टेट में भी पूछा गया था, ठीक है ना। तो देखिए सही मिला, मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा समय नहीं खींचना चाहता हूँ, क्योंकि कॉम्पिटिटिव का टाइम है, शॉर्ट में आंसर चाहिए आप लोगों को। सवाल है कि मूर्त निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान है। तो आंसर होगा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, ठीक है, साधारण एवं वर्गीकरण योग्य। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है, मूर्त संक्रियात्मक आपका स्विस वैज्ञानिक जीन पियाजे ने दिया था। उन्होंने 4 भागों में, जो विकास है उसको 4 भागों में बांटा था, ठीक है। तो उसमें से एक मूर्त संक्रियात्मक है। तो ये आपका 7 से 12 वर्ष तक का होता है। इसमें क्या होता है कि वे साधारण सोच और वर्गीकरण योग्य वाला सोच सोचता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। कोई बच्ची है, वो देख रही है कि मम्मी कपड़े धूप में दे दी है तो सूख जाती है, अंदर रखते नहीं सूखती है। तो वो देख के सीख रही है। क्या सीख रही है? तो वो देख के सीख रही है कार्य और कारण को, ठीक है। मम्मी के कार्य को देखा कि कपड़ा धोया, कपड़ा सूखने दे दिया। कारण क्या था? कारण सूर्य का रोशनी यानी धूप था, ठीक है। चलिए अगला सवाल है। अगला सवाल, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो देखिए पियाजे जी जो हैं वो कहते हैं कि पियाजे जी कहते हैं कि बच्चों का जो चिंतन होता है, ठीक है, वो वयस्कों के प्रकार के से, ठीक है, भिन्न होता है बजाय मात्रा का, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रकार। यहाँ हो जाएगा प्रकार, ठीक है, यहाँ हो जाएगा प्रकार और यहाँ हो जाएगा मात्रा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। आधारभूत सहायता का उदाहरण, तो देखिए डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। अनुबोधन और संकेत देना, ये आधारभूत सहायता का उदाहरण है, ठीक है। बच्चे को आप संकेत देते हैं, अनुबोधन करते हैं, तो ये आधारभूत सहायता का उदाहरण होता है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि वायुगोत्सकी, एक मिनट, हाँ, वायुगोत्सकी के अनुसार बच्चे सीखते हैं। देखिए जो वायुगोत्सकी हैं, लेव वायुगोत्सकी, ठीक है, लेव वायुगोत्सकी जो है ये इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया है। क्या दिया? सामाजिक सिद्धांत, ठीक है। सामाजिक सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। सामाजिक सिद्धांत लेव वायुगोत्सकी जी ने दिया, ठीक है। तो इनका कहना है कि वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से ये बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, ठीक है, यानी समाज में रहकर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। क्या प्रस्तुत किए हैं? तो देखिए कोहलबर्ग जो जी हैं, कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया, ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत। तो आंसर हो जाएगा नैतिक विकास के चरण को, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है।
बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को कौन प्रदर्शित कर रही है? तो देखिए बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है ऑप्शन सी, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूहों में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। ठीक है, ये बच्चों के बीच में पहुंचना यही शिक्षक का मुख्य भूमिका है। ठीक है, यानी 1986 के जो एनसीएफ है उस नीति के अनुसार शिक्षा जो है बाल केंद्रित हो गया, पहले शिक्षक केंद्रित हुआ करता था। 22 नंबर सवाल है कि बुद्धि है, बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? तो देखिए बुद्धि जो है आपके अंदर जो सोचने का सामर्थ्य है, सोचने का जो स्ट्रक्चर है, सोचने का जो स्टैटिक्स है, ठीक है, उसी को कहा जाता है बुद्धि। तो इसका आंसर होगा समुच्चयों का, सामर्थ्यों का समुच्चय, सामर्थ्यों का समुच्चय। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेईस नंबर सवाल है कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कौन सा है? सॉरी, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल कैसा है? कम महत्वपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अति संवेदनशील। भाषा का अगर विकास करना है बच्चों के बीच में तो वो अति संवेदनशील होगा, तभी बच्चों के बीच भाषा का विकास होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला है कि एक सहशिक्षा, एक मिनट, एक सहशिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी कैसे है? तो देखिए जातीय भेदभाव का परिचायक है। देखिए ऑप्शन कैसे देता है कि आप समझ नहीं पाएगा कि आंसर क्या होगा। जातीय भेदभाव का परिचायक है। दूसरा है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण, ये भी नहीं होगा। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आकलन क्या है? एक मिनट, अगला है आकलन क्या है? तो देखिए आकलन जो है, मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। आकलन है, इसमें और बच्चों को लेवल करने और वर्गीकरण ये नहीं हो जाएगा। लेवल नहीं कर सकते हैं, वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं बच्चे को आकलन से। बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना ये भी नहीं होगा। सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव, तनाव और दबाव बच्चों को नहीं देख सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, उस पर उसके ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आकलन जो होता है, आकलन होता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, ठीक है, उसी का आकलन किया जाता है और उसी के अनुसार उस बच्चे के साथ और काम किया जाता है ताकि बच्चे में विकास हो सके। चलिए अगला सवाल देखिए। छब्बीस नंबर सवाल है कि बार बार आ जाता है, हम थोड़ा सा भूल गए। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? समावेशन क्या है? समावेशन जो है, समावेशन समावेशी शिक्षा का दूसरा नाम है समावेशन। ठीक है, समावेशी शिक्षा का दूसरा नाम है समावेशन। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि विकलांग, प्रतिभाशाली, पिछड़े बच्चे, कमजोर बच्चे, अप्रत्याशित बच्चे, सारे बच्चे एक ही जगह एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो समावेशी शिक्षा कहलाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल है वंचित वर्ग, एक मिनट, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए वंचित वर्ग, जो बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, जो बच्चे को शिक्षा सही समय पर नहीं मिल रही है, तो उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, यानी ऑप्शन बी द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है डिजिटल डिवाइड क्या है? आज की शिक्षा की दुनिया में डिजिटल डिवाइड का बहुत ही
महत्व है, ठीक है। डिजिटल डिवाइड का बहुत ही महत्व है। तो देखिए तकनीक तक पहुंच में, इसका आंसर हो जाएगा तकनीक तक पहुंच में यहाँ पे समानता होना चाहिए, ठीक है। डिजिटल डिवाइड जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में लाया गया है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी का प्रकाशन मूल रूप से किस वर्ष हुआ था। देखिए ब्लूम की टैक्सोनॉमी ये भी आपका सिलेबस में दिया हुआ है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कल से परसों तक। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा 1956 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि एनईपी, ये भी आपका सिलेबस में नया जोड़ा गया है कि एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा तक मातृभाषा अनिवार्य है। एनईपी 2020 के अनुसार किस कक्षा तक मातृभाषा अनिवार्य है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कक्षा 5 और अधिमान्यता कक्षा 8 तक मातृभाषा अनिवार्य है। तो ये था आज का सीडीपी का वीडियो। कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, मैं इस बोर्ड का उतना बढ़िया से चलाने नहीं जानता हूँ, अभी सीख रहा हूँ। और ये विष्णु सर की कृपा है, उनके यहाँ ये डिजिटल बोर्ड है, सारा सेटअप उन्हीं का है और वो मैथ पढ़ाएंगे। इनके लिए आपकी ओर से और मेरे ओर से उन्हें धन्यवाद देते हैं। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।